क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संवहन ऊतक है? फ्लोएम, जाइलम, बी और सी दोनों। तो इसका ऑप्शन जो होगा फ्लोएम और जाइलम दोनों होगा, क्योंकि प्लांट टिश्यू की अगर बात करते हैं, पादप ऊतक, तो पादप ऊतक को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को फिर से तीन भागों में बांटा जाता है: पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा। परमानेंट टिश्यू को फिर से दो भागों में बांटा जाता है: सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और इसी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का फिर से दो भागों में बांटा जाता है: जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम को ही संवहन ऊतक कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन डी होगा, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? तो जो प्रोटोजोआ होता है उसका उत्सर्जी पदार्थ का मतलब होता है जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट जो बच जाता है उसके शरीर से, उसको एक्सक्रीट करता है अपने बॉडी से बाहर विसरण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो मनुष्य का सबसे बड़ा ग्रंथि जो होता है वो यकृत होता है, लीवर होता है। ग्रंथि की अगर बात करते हैं तो ग्रंथि वैसे अंग को बोला जाता है जो हार्मोन या जूस बनाता हो। और ये ग्रंथि जो होता है वो तीन प्रकार का: बाह्यस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। जो बाह्यस्रावी ग्रंथि होता है इसका सबसे बड़ा जो ग्रंथि होता है, सबसे बड़ा ग्रंथि वो यकृत होता है, लीवर होता है। और सबसे छोटा ग्रंथि जो होता है अश्रु ग्रंथि होता है। और ये बाह्यस्रावी ग्रंथि जो बनाता है वो जूस बनाता है, जबकि अंतःस्रावी ग्रंथि जो होता है इसकी संख्या 9 होता है और ये बनाने का काम करता है हार्मोन। मिश्रित ग्रंथि केवल एक ग्रंथि है, पैनक्रिया, जो हार्मोन और जूस दोनों बनाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि मनुष्य का सबसे बड़ा ग्रंथि जो होता है यकृत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है। ऑप्शन है सेरिबेलम, क्रेनियम, मस्तिष्क, स्टेम और सेरिब्रम। तो शरीर को जो संतुलन बना करके रखता है वो सेरिबेलम होता है। जो मस्तिष्क होता है, ह्यूमन ब्रेन होता है, इसको तीन भाग में बांटा जाता है: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन होता है इसका तीन भाग होता है: हाइपोथैलेमस,
थैलेमस और सेरिब्रम। मिड ब्रेन का कोई भाग नहीं होता है। हिंड ब्रेन का फिर से 3 भाग होता है, पोन्स पेरोलाई, मेडुला ओब्लिंगाटा और सेरिबेलम। और यही सेरिबेलम जो है वो शरीर को संतुलन बनाए रखता है, या जो स्पीकिंग पावर होता है, बोलने की क्षमता होता है, उसको कंट्रोल करता है। तो इसका ऑप्शन होगा सेरिबेलम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। और फर्स्ट ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन, दूसरा है एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन, ए और बी दोनों। तो किशोरावस्था में जो शारीरिक परिवर्तन का कारण होता है वो मेल में होता है टेस्टोस्टेरोन के कारण, और फीमेल में होता है एस्ट्रोजन के कारण। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो डी, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय कितने कोष्ठ में बटे होते हैं। तो जो मानव हृदय होता है वो 4 कोष्ठ में बटा होता है। ऑप्शन इसका होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त क्या है। ऑप्शन दिया उत्तक, कोशिका, पदार्थ और कोई नहीं। तो रक्त जो होता है एक संयोजी उत्तक होता है, और रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। रक्त की अगर बात करते हैं तो ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है जिसका कार्य क्या होता है, तो ये ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन करता है। और रक्त का जो संघटक होता है, कंपोनेंट होता है जिससे ये मिल करके बना होता है, वो RBC, WBC, प्लेटलेट्स। ये 3 भाग जो होता है वो ठोस भाग होता है ब्लड का, और जो प्लाज्मा होता है वो लिक्विड पार्ट होता है। प्लाज्मा का जो प्रतिशत होता है रक्त में वो 55% होता है, और बाकी का 45% में ठोस भाग होता है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया। तो जीन शब्द जो है वो जोहानसन ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैलीय कागज होता है। तो जो तैलीय कागज होता है वो पारभासी होता है, और पारभासी का मतलब होता है, ट्रांसकुलेंट का मतलब होता है कि जिससे प्रकाश आंशिक रूप से आर पार होता है उसको हम बोलते हैं पारभासी। वस्तु ऑब्जेक्ट को पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी, ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसकुलेंट। जिस वस्तु से प्रकाश पूरा पास हो जाता है उसको हम बोलते हैं पारदर्शी वस्तु। जिस वस्तु से प्रकाश पार नहीं करता उसको बोलते हैं अपारदर्शी वस्तु। और जिससे प्रकाश आंशिक रूप से आर पार करता है उसको बोलते हैं पारभासी वस्तु। तो या पारभाषक। तो ऑप्शन दिया हुआ इसका सी, पारभाषक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई मात्रक होता है। तो जो आवर्धन होता है वो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, और ये रेशियो है, और रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है। तो आवर्धन का जो एसआई मात्रक होगा वो डायमेंशन यूनिट लेस होगा। ऑप्शन दिया हुआ इसका डी मात्रक विहीन, तो ऑप्शन इसका होगा डी मात्रक विहीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में समान होती है, भिन्न भिन्न होती है। ए और बी दोनों यानी कि समान भी होती है और भिन्न भिन्न भी होती है। और नेक्स्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश का चाल जो है वो माध्यम पे निर्भर करता है। डिपेंड ऑन मीडियम, तो इसका ऑप्शन होगा बी होगा, भिन्न भिन्न होती है, क्योंकि प्रकाश का चाल जो है अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। तो इसके अनुसार जो आंसर होगा वो बी होगा, भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। निर्वात और वायु की अगर कंपेयर करें तो जो वायु होता है वो सघन माध्यम होता है, और निर्वात विरल माध्यम। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होता है सघन माध्यम के तुलना में। तो निर्वात और वायु की तुलना अगर करते हैं तो जो निर्वात है वो विरल माध्यम के भांति व्यवहार करेगा, और जो वायु है वो सघन माध्यम, और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल जो होता है कम होता है विरल माध्यम की अपेक्षा। तो पूछा जाए वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, तो निर्वात की अपेक्षा जो वायु में प्रकाश की चाल होगा वो कम हो। ऑप्शन इसका दिया हुआ है एक कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या क्या होती है। तो जो लेंस होता है वो दो सतहों से घिरा होता है, और जो दो सतह होता है दोनों सतह का अलग अलग फोकस होता है। तो लेंस का जो फोकस की संख्या होगा वो 2 होगा। ऑप्शन दिया हुआ बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत का अच्छा चालक है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो होता है वो चांदी होता है, और चांदी का जो सिंबल होता है वो Ag होता है, परमाणु संख्या 47 होता है। जो चांदी होता है विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। साथ में जो चांदी होता है प्रकाश का अच्छा परावर्तक होता है। तो इसका आंसर होगा डी, विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। तो जो ड्राई सेल होता है उसका जो इलेक्ट्रोड ऋण इलेक्ट्रोड होता है, निगेटिव इलेक्ट्रोड जो होता है बना होता है जस्ता का, जिंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जूल का मान होता है। तो एक जूल और कैलोरी में संबंध दिया हुआ, तो एक जूल जो होता है वो 0.24 कैलोरी के बराबर होता है, और जूल जो है वो एसआई मात्रक होता है, उष्मा बोले या ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन दिया CaOH का होल ट्वाइस, दूसरा दिया हुआ CaO, तीसरा दिया हुआ CaCO3, और चौथा दिया हुआ Ca। तो Ca जो है वो कैल्शियम है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है,
CaO कैल्शियम ऑक्साइड है, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसका अल्टरनेट नेम है बुझा हुआ चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं बुझा हुआ चूना, और कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं संगमरमर चौक मार्बल। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को बुझा हुआ चूना, और कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर चौक या मार्बल कहते हैं। तो ऑप्शन इसका हुआ बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होगा ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि इनमें से कौन सा भस्म नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ पहला CaO कैल्शियम ऑक्साइड, अगला दिया हुआ NaCl, NaOH और Na2CO3। तो जो पहला ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड, ये एक भस्म है, NaOH भी भस्म है और Na2CO3 भी भस्म है। NaCl जो है वो लवण है। तो पूछा जा रहा था इनमें से कौन सा भस्म है, तो ऑप्शन बी होगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड ये एक लवण है, और ये लवण जो बनता है वो HCl और NOH के मिलने से। तो ऑप्शन इसका बी होगा NaCl जो भस्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्ता का अयस्क है। तो ऑप्शन दिया पहला सिनेबार, दूसरा जिंक ब्लेन, तीसरा बॉक्साइट और चौथा सोडियम क्लोराइड। तो जस्ता जिंक का जो अयस्क है वो जिंक ब्लेंज है। ऑप्शन इसका होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलिकॉन है धातु, अधातु, उपधातु और मिश्र धातु। तो जो सिलिकॉन होता है वो एक उपधातु होता है, मेटलॉइड होता है, जिसका उपयोग जो है अर्ध चालक बनाने में किया जाता है। तो सिलिकॉन के बारे में पूछा गया है कि सिलिकॉन है क्या, धातु है, अधातु है, उपधातु है, मिश्र धातु। तो सिलिकॉन जो होता है वो उपधातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है। ऑप्शन दिया कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो जो अल्कोहल होता है उसमें नाइट्रोजन उपस्थित नहीं होता है। ऑप्शन इसका हो जाएगा डी नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या होता है। तो जो मेथनोइक अम्ल होता है, मेथनोइक एसिड, उसका सामान्य नाम जो होता है वो फॉर्मिक एसिड होता है। और ये मेथनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड जो होता है वो पाया जाता है लाल चींटी में। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम फॉर्मिक अम्ल। ऑप्शन दिया हुआ ए फॉर्मिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी। तो जो सपोषी पोषण होता है वो अपना खाना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा बनाता है, और प्रकाश संश्लेषण के लिए जो जरूरत रॉ मटेरियल होता है वो जल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 और सूर्य की प्रकाश। तो इसका ऑप्शन होगा डी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवक में और श्वेत रक्त कण में। तो जो क्लोरोफिल
होता है इसका रंग हरा होता है और इसमें जो धातु पाया जाता है वो मैग्नीशियम पाया जाता है। इसका ऑप्शन होगा ए, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन है? एथिलीन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। तो प्लांट हार्मोन के बारे में पूछा जा रहा है, पादप हार्मोन। ऑप्शन दिया हुआ एथिलीन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन और ऑक्सोटॉक्सिन। तो पहला 3 ऑप्शन है एथिलीन, दूसरा है साइटोकाइनिन और तीसरा है ऑक्सिन और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है ऑक्सीटॉक्सिन। तो पहला 3 जो है वो प्लांट हार्मोन है, एथिलीन, साइटोकाइनिन और ऑक्सिन, ये तीनों पादप हार्मोन है। जबकि ऑक्सीटॉक्सिन जो है वो ये ह्यूमन में यानी कि मनुष्य में पाया जाने वाला हार्मोन। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, ऑक्सीटॉक्सिन, जो एक पादप हार्मोन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूल का नर जनन अंग है। तो जो फूल का नर जनन अंग होता है वो पुंकेसर होता है, एस्टेमेन। और ये स्टेमेन जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर होता है, जिसके 2 भाग होता है। जो ऊपर वाला होता है वो एंथर होता है और जो लास्ट वाला होता है वो फिलामेंट होता है। तो पुंकेसर 2 भागों से मिलकर के बना होता है, एंथर और फिलामेंट। और ये पुंकेसर स्टेमेन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर है, नर जनन अंग, पुष्प का नर जनन अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? ऑप्शन दिया हुआ अमीबा, ईस्ट, पैरामीशियम और यूग्लिना। तो जो ईस्ट होता है इसमें द्विखंडन नहीं होता है, ऑप्शन दिया हुआ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है। तो जो इकोसिस्टम होता है उसमें ऊर्जा का स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन दिया हुआ है बी, सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो जो जेनेटिक्स ऑफ फादर होता है उसको कहा जाता है ग्रेगर मेंडल को। ऑप्शन दिया हुआ बी, मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरे पौधे कहलाते हैं। तो जो हरा पौधा होता है उसको प्रोड्यूसर कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। और इसका रंग हरा क्लोरोफिल की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? तो जो मेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है उसकी संख्या होता है 23। जो ह्यूमन क्रोमोसोम होता है उसकी संख्या होता है 46, जिसमें मेल में 23 और फीमेल में भी 23 जोड़ा होता है और फीमेल में भी 23 जोड़ा। इस 23 जोड़ा में 23 पेयर में 22 पेयर जो होता है मेल और फीमेल में वो सेम होता है और एक पेयर मेल में डिफरेंट होता है XY और फीमेल में एक जोड़ा जो डिफरेंट होता है वो XX। जो बाई जोड़ा सेम होता है मेल और फीमेल में क्रोमोसोम उसको बोला जाता है एटोसोम।
और जो एक जोड़ा जो डिफरेंट होता है मेल और फीमेल में, इसको बोला जाता है सेक्स क्रोमोसोम। और इसी से जो सेक्स क्रोमोसोम होता है, इससे जेंडर ऑफ चाइल्ड डिटरमाइन किया जाता है। तो पूछा जा रहा था कि मेल में क्रोमोसोम की संख्या कितना होता, तो 23 जोड़ा होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन परत पाई जाती है, तो जो ओजोन परत पाया जाता है वो स्ट्रेटो स्फीयर में पाया जाता है। वायुमंडल के 5 लेयर होता है। पहला होता है ट्रोपोस्फीयर, दूसरा होता है स्ट्रेटोस्फीयर, तीसरा होता है मेसोस्फीयर, चौथा होता है थर्मोस्फीयर या आइनोस्फीयर, और फिफ्थ होता है एक्सोस्फीयर। और इसी स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है ओजोन परत। ऑप्शन इसका होगा बी, ऑप्शन होगा इसका ए स्ट्रेटोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो जो दाढ़ी बनाया जाता है शेविंग मिरर के रूप में जो यूज किया जाता है वो कॉनकेव मिरर का, अवतल दर्पण का। जब अवतल दर्पण में जो व्यक्ति होता है उसको फोकस और पोल के बीच में बैठाया जाता है, तो उस केस में उस व्यक्ति का जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक, सीधा और आकार में बड़ा। इस वजह से इसका यूज जो है वो अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के लिए शेविंग मिरर के रूप में यूज किया जाता है। क्योंकि जब जो पर्सन होता है, व्यक्ति होता है, उसको एफ और पी के बीच में बैठाया जाता है, तो उस केस में उसका प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और आकार में बना बनता है। अगर एफ के पीछे अगर बनाया जाए, अगर व्यक्ति को अगर बैठाया दिया जाए, तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वास्तविक, उल्टा और आकार में छोटा। तो ऑप्शन इसका होगा सी, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। तो जब किसी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से पास करवाया जाता है तो ये 7 रंगों में टूटता है। और इसमें सबसे अधिक रंग का जो विचलन होता है वो बैगनी का, वायलेट का। जो रेड होता है इसका सबसे कम विचलन होता है, और जो वायलेट होता है बैगनी कलर का होता है, बैगनी रंग होता है, इसका विचलन सबसे अधिक होता है। बैगनी का विचलन सबसे अधिक होने का कारण क्या है कि इसका तरंग दैर्ध्य जो होता है, वेवलेंथ जो होता है वो सबसे कम होता है। इस वजह से इसका विचलन सबसे अधिक होता है। और लाल का तरंग दैर्ध्य लैम्डा जो होता है वो सबसे अधिक होता है। इसकी वजह से रेड का जो विचलन होता है वो सबसे कम होता है। और जो श्वेत प्रकाश है इसका तरंग दैर्ध्य होता है 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम, जिसमें लाल का सबसे अधिक होता है और बैगनी का सबसे कम होता है। इस वजह से बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समतल दर्पण का फोकस दूरी होता है। तो समतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो अनंत होता है, और इसका जो क्षमता होता है वह 0 होता है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसका प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और आकार में समान बने। तो अवतल दर्पण में जब वस्तु को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, वक्रता केंद्र पे रखा जाता है, तो उसके द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक होता है, आकार में आकार बराबर होता है। तो ये अनंत है,
ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वक्ता केंद्र है। और ये फोकस है। जब वस्तु को सी से पीछे रखा जाता है तो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और आकार जो होता है इसका छोटा होता है। जब वस्तु को सी पे रखा जाता है तो इस केस में प्रतिबिंब जो बनता है वो वास्तविक, उल्टा और आकार जो बनता है वो वस्तु के आकार के बराबर होता है। और जैसे जैसे सी से आगे की ओर जाते हैं अवतल दर्पण में तो इसका प्रतिबिंब का आकार बढ़ता है। वस्तु के आकार से बड़ा होता है प्रतिबिंब का आकार फोकस तक, और फोकस से आगे जैसे जाते हैं पी और एफ के बीच में तो उस केस में प्रतिबिंब जो हो जाता है काल्पनिक हो जाएगा। और सीधा होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और आकार जो होगा ये बहुत बड़ा होगा। यानी कि 6 केस में इसका प्रतिबिंब बनता है। जब वस्तु अनंत पे होगा, अनंत और सी के बीच में होगा, सी पर होगा, सी और एफ के बीच में होगा, एफ पर होगा और एफ और पी के बीच में होगा। जिसमें 5 केस में जो प्रतिबिंब बनता है एफ या एफ के पीछे जब प्रतिबिंब वस्तु रहता है तो उस केस में प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा। और एफ और पी के बीच में जब वस्तु रहता है तो उस केस में प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक सीधा। तो पूछा जा रहा था कि वस्तु को कहां पे रखा जाएगा अवतल दर्पण में कि उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और बराबर बनेगा। तो वक्ता केंद्र पे सी पे जब वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक, आकार में बराबर और उल्टा बनता है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, वक्ता केंद्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारों का टिमटिमाना का कारण क्या है? वायुमंडलीय परावर्तन, कुल परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन और कुल अपवर्तन। तो जो तारा का टिमटिमाना है इसका कारण जो है वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, एटमॉस्फेरिक रेफ्रैक्शन की वजह से तारा जो है वो टिमटिमाते हुए दिखाई देता है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, वायुमंडलीय अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। तो जो मानव नेत्र होता है वो किसी भी वस्तु को नेत्र के सामने से हटा लेने के बाद तक 1/16 सेकंड तक उस वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है मस्तिष्क पे होता है। अगर इससे कम समय में अगर मस्तिष्क नेत्र के आगे में वस्तु को अगर लाया जाता है तो उस केस में प्रतिबिंब जो है साफ साफ दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा और आवर्धित, उल्टा और आवर्धित, सीधा और हासित, इनमें से कोई नहीं। तो जो उत्तल दर्पण होता है कॉन्वेक्स मिरर, इसके द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा ही होता है काल्पनिक, सीधा और आकार में हमेशा ही छोटा होता है। बड़ा प्रतिबिंब के लिए आवर्धित बोलते, छोटा के लिए हासित बोलते। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, सीधा और हासित, क्योंकि उत्तल दर्पण जो है हमेशा ही प्रतिबिंब बनाता है काल्पनिक, सीधा और छोटा। तो ऑप्शन होगा सी, सीधा एवं हासित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर है, ऑप्शन दिया हुआ v बाई यू, u इंटू वी, u बाई वी और v प्लस यू। इसका ऑप्शन क्या होगा? v बाई यू। ऑप्शन होगा इसका ए। 1 मिली एम्पियर बराबर होता है। तो 1 मिली एम्पियर जो बराबर होता है, ऑप्शन दिया हुआ 10 का पावर -3 एम्पियर। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ 10 का पावर -2 एम्पियर। नेक्स्ट है 10 का पावर -1 एम्पियर और 10 का पावर -6 एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर जो होता है वो 10 का पावर -3 एम्पियर के बराबर होता है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, 10 का पावर -3 एम्पियर। डीजल का उपयोग होता है, ऑप्शन दिया हुआ भारी वाहनों में
रेल के इंजनों में, विद्युत उत्पादन में और इन सभी में, तो इन सभी में इसका ऑप्शन होगा। सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है, तो सौर सेल जो है वो सौर ऊर्जा को सौर सेल जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोना की परमाणु संख्या होता है, तो सोना का जो परमाणु संख्या होता है वो 79 होता है। सोना का सिंबल होता है Au होता है, परमाणु संख्या इसका 79 होता है। और जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है, लेकिन जो 24 कैरेट का सोना होता है वो सॉफ्ट होता है, और इस सॉफ्टनेस को दूर करने के लिए, कठोर करने के लिए इसमें मिलाया जाता है चांदी या कॉपर। सोना जो होता है सबसे अच्छा तन्य होता है, तन्य धातु होता है, और 1 ग्राम सोना को 2 किलोमीटर तक का तार खींचा जा सकता है। तो पूछा जा रहा था कि सोना का परमाणु संख्या क्या होता है, तो सोना का परमाणु संख्या होता है 79। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ऐड होता है। ऑप्शन दिया पहला दहन, दूसरा श्वसन, तीसरा दिया भोजन का पचन और चौथा दिया अवक्षेपण। तो पहला 3 ऑप्शन जो है जिसमें ऑक्सीजन का ऐड होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है दहन में, श्वसन में, भोजन का पचना में, जबकि अवक्षेपण में नहीं होता। और पूछा जा रहा था कि कौन सा ऑप्शन है जो ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, अवक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन का संयोजकता होता है। ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, ओ, और परमाणु संख्या होता है 8। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो के में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, एल में 6 इलेक्ट्रॉन होगा। और अगर किसी तत्व के बाह्य कक्ष में 4 या 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन होता तो उसका संयोजकता निकालते हैं 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन। बाह्य कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, 6। तो 8 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 2। तो जो ऑक्सीजन होगा उसका संयोजकता का मान क्या होगा, 2। ऑप्शन सी दिया हुआ 2। अगला है कि अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता है। तो जो अम्लीय वर्षा होता है, एसिड रेन होता है, इसका पीएच मान जो होता है 5.6 से कम होता है। ऑप्शन इसका दिया हुआ है डी, 5.6 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन दिया इथेनोइक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, मिथेनोइक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल। तो जो चींटी का डंक होता है उसमें पाया जाता है मिथेनोइक अम्ल, मिथेनोइक एसिड, और इसी मिथेनोइक एसिड को अन्य नाम होता है फॉर्मिक एसिड। तो ऑप्शन दिया मिथेनोइक एसिड, सी ऑप्शन दिया मिथेनोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का क्षार का उपयोग होता है। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए जो यूज किया जाता है वो नरम लोहा का। ऑप्शन दिया हुआ इसका सी, नरम लोहा। अगला है कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या कहलाता है। तो गतिशील कण जो होता है वो प्रोटॉन कहलाता है। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। ओम का नियम है। ऑप्शन दिया पहला V बराबर आई आर, दूसरा ऑप्शन दिया V बराबर आर स्क्वायर आई, तीसरा ऑप्शन दिया V बराबर आई स्क्वायर आर, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ V बराबर आई प्लस आर। तो जो V बराबर आई आर होता है वो ओम का नियम होता है, V इक्वल टू आई आर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देगा कि विभवांतर का एसआई मात्रक है। तो जब विभवांतर होता है या फिर विद्युत विभव होता है, उसका जो एसआई मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। ऑप्शन दिया हुआ इसका डी, वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमीमीटर का प्रतिरोध होता है। ऑप्शन दिया हुआ छोटा, बड़ा, बहुत छोटा, कोई नहीं। तो जो एमीमीटर होता है इसका प्रतिरोध जो होता है, रेजिस्टेंस होता है, वो बहुत कम होता है। एमीमीटर क्या होता है? तो ये एक डिवाइस होता है जो विद्युत धारा को मापता है, विद्युत धारा को मापने का काम करता है, और इसको विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में, सीरीज में जोड़ा जाता है। प्रतिरोध जो होता है इसका वो बहुत कम होता है, निम्न होता है। और एक आदर्श एमीमीटर होने के लिए, आइडियल एमीमीटर होने के लिए प्रतिरोध का मान होना चाहिए 0। तो पूछा जा रहा है कि एमीमीटर का प्रतिरोध होता है, ऑप्शन दिया हुआ बहुत कम, ऑप्शन सी होगा बहुत कम। नेक्स्ट है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। तो जो विद्युत बल्ब होता है उसका फिलामेंट जो बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का। और टंगस्टन का जो सिंबल होता है वो डब्लू होता है। तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है, और ये टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। और विद्युत बल्ब के अंदर जो गैस भरा होता है वो नाइट्रोजन और आर्गन भरा होता है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है, जिसका सिंबल डब्ल्यू होता है। नेक्स्ट है कि रियो एस्टेट का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन दिया धारा के परिमाण में वृद्धि, धारा के परिमाण में कमी, धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी, और चौथा ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो जो रियो स्टेट होता है उसका काम होता है धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी करना। विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है। तो जब विद्युत आवेश होता है उसका एसआई मात्रा क्या होता है, कूलम होता है, डिनोट करते हैं सी से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर आयन बनाते हैं कहे जाते हैं उपधातु, धातु, अधातु और मिश्र धातु। तो जो धातु होता है वो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाता है, धातु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, और अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाता है, और जो अधातु होता है वो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके ऋणायन बनाता है, ऋणायन बनाता। तो ऑप्शन दिया हुआ है इसका बी, धातु। और धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे पर जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं विद्युत लेपन करना, संक्षारण, गैल्वनीकरण, विद्युत अपघटन। तो जब किसी धातु पर जस्ता का जिंक का पतली परत चढ़ाया जाता है तो उसको बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन, या फिर यशेद लेपन, या गैल्वनीकरण। तो ऑप्शन इसका दिया हुआ सी, गैल्वनीकरण। अगला, निम्न में से कौन संयोजी उत्तक सहसंयोजी यौगिक नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ NaCl, दूसरा दिया हुआ कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ CH4, और चौथा दिया हुआ Na2। तो जो सहसंयोजी यौगिक होता है वो अधातु अधातु के बीच में बनता है, और जो आयनिक यौगिक होता है वो बनता है धातु और अधातु से। तो पहला क्या दिया हुआ है NaCl, जिसमें सोडियम जो है वो धातु है, क्लोरीन अधातु। तो धातु और अधातु से बनने वाला यौगिक क्या होता है, आयनिक यौगिक, आयनिक कंपाउंड होता है। कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम धातु है, क्लोरीन जो है वो अधातु है, ये भी क्या होगा, आयनिक यौगिक। CH4 मीथेन, इसमें कार्बन भी अधातु है और हाइड्रोजन भी अधातु है।
और दोनों दो अधातु के बीच में बनने वाला जो दो आधा ससंयोजित यौगिक जो होता है अधातु अधातु के बीच में बनता है। तो ऑप्शन इसका क्या होगा? सी होगा, CH4 मीथेन। लास्ट ऑप्शन है सोडियम ऑक्साइड। सोडियम धातु है, ऑक्सीजन अधातु है, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये तीनों जो होगा वो आयनिक यौगिक होगा। और मीथेन जो होगा CH4 जो होगा वो सहसंयोजी यौगिक होगा। सहसंयोजिक यौगिक बनता है अधातु अधातु के बीच, और जो आयनिक यौगिक होता है वो बनता है धातु और अधातु के बीच। तो ऑप्शन इसका क्या होगा? सी होगा, CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आभूषण बनाने के लिए आभूषण बनाने वाला सोना होता है, तो जो आभूषण बनाया जाता है वो 22 कैरेट के सोना से बनाया जाता है। ये कैरेट जो है सोना की शुद्धता को मापता है, और शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। लेकिन 24 कैरेट का सोना जो होता है वो सॉफ्ट होता है, और ये सॉफ्टनेस को दूर करने के लिए, कठोर करने के लिए इसमें मिलाया जाता है चांदी या कॉपर। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, 22 कैरेट का सोना का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? ऑप्शन दिया आयोडीन, सिलिकॉन और आर्गन और ब्रोमीन। तो इसका ऑप्शन होगा सी, आर्गन। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो समूह संख्या 18 होता है, पी ब्लॉक में जो समूह संख्या 18 होता है, इस ब्लॉक को बोला जाता है अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस या निष्क्रिय गैस। इसका संयोजकता जो होता है वो शून्य होता है। संयोजकता शून्य, इसका मतलब ये किसी से भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं करता है या फिर कोई कंपाउंड नहीं बनाता। ऑप्शन दिया हुआ कि कौन सा उत्कृष्ट तत्व है, तो समूह संख्या 18 के तत्व को बोला जाता है उत्कृष्ट तत्व, और इसका इसमें आता है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है आयोडीन, सिलिकॉन, आर्गन और ब्रोमीन। तो आर्गन जो है वो उत्कृष्ट तत्व है। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं कांसा, पित्तल, सोल्जर, डुरेलिन। तो इसका ऑप्शन होगा कांसा, जो बनाया जाता है ताम्र और टीन से। तो ताम्र और टीन से बने मिश्र धातु को बोला जाता है कांसा, ब्रास। ऑप्शन इसका दिया हुआ है ए, कांसा। नेक्स्ट है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन दिया हुआ पहला CaSO4, दूसरा दिया हुआ CaSO4 हाफ H2O, तीसरा दिया हुआ CaSO4 2H2O, CaSO4 H2O। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो होता है इसको बोला जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। और ये बनाया जाता है जब जिप्सम को 373 केल्विन पे गर्म किया जाता है तो बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। POP का फॉर्मूला होता है CaSO4 हाफ H2O, और जो जिप्सम होता है इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O। तो जिप्सम को जब 373 केल्विन टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है तो बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन दिया हुआ है कि पूछा जा रहा था प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। ऑप्शन है
बी CSO4 हाफ H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके बनाता है, तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके बनाता है लवण। ऑप्शन दिया हुआ इसका सी लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो श्वसन का मतलब क्या होता है, ग्लूकोज का दहन। और जब ग्लूकोज का दहन होता है तो उसके से उत्पाद जो बनता है CO2 H2O और ऊर्जा, यानी कि फाइनल प्रोडक्ट बनता है CO2 H2O और ऊर्जा। तो ऑप्शन दिया हुआ पहला CO2 और H2O, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ CO2 और ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ H2O और ऊर्जा, और चौथा दिया हुआ CO2 H2O और ऊर्जा। तो श्वसन का जो अंतिम उत्पाद होता है, फाइनल प्रोडक्ट होता है CO2 H2O और ऊर्जा। तो ऑप्शन दिया हुआ डी CO2 H2O और ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांत का ऊपरी परत क्या होता है, तो दांत का सबसे ऊपरी परत जो होता है, फर्स्ट लेयर जो होता है, उसको बोला जाता है इनामेल। जो सेकेंड लेयर होता है दांत का, उसको बोला जाता है डेंटाइन। और जो थर्ड लेयर होता है, उसको बोला जाता है पल्प कैविटी। तो ये तीन लेयर होता है, पहला इनामेल, उसके अंदर होता है डेंटाइन, और उसके अंदर होता है पल्प कैविटी। इनामेल जो होता है वो शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, सबसे हार्डेस्ट पार्ट जो होता है शरीर का, मानव शरीर का, होता है इनामेल। और ये इनामेल जो होता है बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट से। तो दांत का पूछा जा रहा था कि दांत का सबसे ऊपरी परत को क्या बोला जाता है, दांत का सबसे ऊपरी परत जो होता है वो इनामेल होता है। दांत का अगर बात करते हैं तो दांत कार्य के आधार पर अगर दांत को बांटते हैं फंक्शन के बेसिस पे, तो ये होता है चार प्रकार का, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। जो इंसीजर होता है इसका काम होता है खाना को काटना, इसका काम होता है चीरना फाड़ना। प्रीमोलर का काम होता है चबाना, और इसका काम होता है लार के साथ भोजन को मिलाना। तो कार्य के आधार पे जो दांत होता है इसको चार भागों में बांटा जाता है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। और वही अगर जीवन अवधि के या फिर जीवन काल के आधार पे बांटे, ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पेन, तो जो दांत होता है वो दो बार आता है जीवन में। एक जो अस्थाई दांत होता है, टेम्पोररी टिथ, टेम्पोररी टिथ को ही बोला जाता है दूध का दांत, मिल्क टिथ। और दूसरा दांत जब ये टूट जाता है तो फिर आता है परमानेंट टिथ, अस्थाई दांत। जो टेम्पोररी टिथ मिल्क टिथ होता है इसकी संख्या क्या होता है, 20 होता है। और जो परमानेंट टिथ होता है इसका संख्या 32 होता है। जीवन में 12 दांत जो है वो दो बार आता है, और बाकी 20 दांत जो होता है वो केवल एक बार आता है। तो अस्थाई दांत का डेंटल फार्मूला होता है 2102/2102 इंटू 2, ये डेंटल फार्मूला होता है अस्थाई दांत का। और परमानेंट टिथ का जो डेंटल फार्मूला होता है 2123/2123 इंटू 2। तो ऑप्शन था इसका कि दांत का सबसे ऊपरी परत को क्या बोला, दांत का सबसे ऊपरी परत को बोला जाता है इनामेल। ऑप्शन दिया हुआ इसका बी इनामेल। नेक्स्ट है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है, तो जो ह्यूमन का एलिमेंट्री कैनल होता है उसका सबसे बड़ा भाग होता है स्मॉल इंटेस्टाइन।
छोटी आंत, जिसका लंबाई जो होता है 6 मीटर से 6.5 मीटर के बीच। और ये छोटी आंत का जो लंबाई होता है वो शाकाहारी जानवर का मांसाहारी जानवर की तुलना में बड़ा होता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है बी, छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परागकण निम्न में से किसके अंदर होता है? ऑप्शन दिया परागकोश, अंडाशय, वर्तिका और पत्तियां। तो जो परागकण होता है वो पराग कोश के अंदर होता है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, पराग कोश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छालनी नलिकाएं पाई जाती है, तो ये पाया जाता है फ्लोएम में। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीसी का जीवन काल क्या होता है? तो आरबीसी रेड ब्लड सेल, इसका जीवन काल जो होता है वो 120 दिन होता है। और आरबीसी का कलर जो होता है वो रेड होता है, किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण, ग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाया जाता है? आयरन। लोहा पाया जाता है Fe2 के फॉर्म में। तो पूछा जा रहा था कि आरबीसी का जीवन काल कितना था? आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका क्या है? ऑप्शन दिया अस्थि कोशिका, पेशी कोशिका, न्यूरॉन और मास्टर सेल। तो मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका जो होता है वो न्यूरॉन होता है। ऑप्शन दिया हुआ सी। अंडाणु निषेचित होता है। ऑप्शन दिया हुआ योनि में, गर्भाशय में, अंडाशय में और फैलोपियन ट्यूब में। तो ये होगा फैलोपियन ट्यूब में, जहां पे अंडाणु निषेचित होता है। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। वनस्पति तेलों में होती है। पहला ऑप्शन दिया लंबी संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं, दूसरा दिया लंबी और संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, लंबी और संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं, यानी कि लॉन्ग चेन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। अगला, ब्यूटेन में कितने समावयवी संभव है? तो ब्यूटेन में कितना आइसोमर पूछा जा रहा है, संभव है, पॉसिबल है। आइसोमर किसको बोलते हैं? तो जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो, डिफरेंट, यानी कि जिसका अणुसूत्र समान होना चाहिए बट उसका संरचना सूत्र अलग अलग होना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं आइसोमर समावयवी। तो पहला मीथेन इथेनॉल, मीथेन इथेन प्रोपेन, इसमें जो आइसोमर की संख्या होता है वो 0 होता है। और जो ब्यूटेन होता है उसमें होता है 2, पेंटेन में होता है 3 आइसोमर की संख्या। पूछा जा रहा था ब्यूटेन में कितना समावयवी संभव है, तो ऑप्शन हो जाएगा 2 और 2 ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्व का वर्गीकरण का आधार क्या था? क्वेश्चन है कि जो मेंडलीव थे वो तत्व का वर्गीकरण किस बेसिस पे किए थे? ऑप्शन दिया परमाणु त्रिज्या के आधार पे, परमाणु घनत्व के आधार पे, परमाणु संख्या के आधार पे, परमाणु द्रव्यमान के आधार पे। तो मेंडलीव जो है तत्वों का वर्गीकरण जो है परमाणु द्रव्यमान के आधार पे किए थे। और मेंडलीव को बोला जाता है आवर्त सारणी का जनक, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी के जनक जो बोला जाता है वो हेनरी मोसले को। और हेनरी मोसले जो है अपने एमपीटी में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तत्वों का वर्गीकरण परमाणु संख्या के आधार पे किए। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, परमाणु द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात होता है। तो अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। और इसमें पूछा जाए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात क्या होता है? नाइट्रोजन की संख्या 1 है,
हाइड्रोजन की संख्या क्या है? 3 है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1:3। ऑप्शन हो जाएगा डी 1:3। अगला, निम्न में से कौन कमरे के तापक्रम पे द्रव है? इथेन, मीथेन, एथेनॉल और मीथेन। तो जो कमरे के ताप पर, रूम टेम्परेचर पे जो होता है, इथेनॉल जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में, द्रव अवस्था में पाया जाता है। और ये इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। इसका कॉमन नेम जो होता है वो इथाइल अल्कोहल होता है। तो पूछा जा रहा था कि इनमें से कौन सा जो है वो लिक्विड स्टेट द्रव अवस्था में पाया जाता है कमरे के ताप पे, तो ऑप्शन इसका दिया हुआ है सी, एथेनॉल। अगला, कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन दिया गंध अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो इसके अंदर जो पाया जाता है एसिटिक अम्ल। ऑप्शन दिया हुआ डी, एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कार्बन के अपरूप है? तो कार्बन का अपरूप ऑप्शन दिया हुआ ग्रेफाइट, हीरा, फ्लोरीन और इनमें से सभी। तो ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। कार्बन का जो एलोट्रॉप होता है, अपरूप होता है, ये होता है क्रिस्टलाइन और दूसरा होता है एमोर्फस। जो क्रिस्टलाइन होता है इसकी संख्या 3 होता है। और क्या क्या होता है? तो ग्रेफाइट, दूसरा फ्लोरीन और डायमंड। तो ये तीनों जो है कार्बन का अपरूप है, ग्रेफाइट, फ्लोरीन और डायमंड, या इसी को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीय अपरूप। तो कार्बन का जो अपरूप की संख्या वो 3 है। ऑप्शन इसमें दिया हुआ है ग्रेफाइट, हीरा और फ्लोरीन, इनमें से सभी। तो ये तीनों जो है कार्बन का क्या अपरूप है। ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अगला है कि एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? तो जिसका अणुसूत्र सेम होता, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता, बट उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट होता, उसको बोला जाता है समअवयवी, आइसोमर। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, समअवयवी आइसोमर। दूसरा दिया हुआ अपरूप, उत्प्रेरक और बहुलक। तो ये तीनों नहीं होगा, ऑप्शन होगा ए, समअवयवी।